अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई हुई है, जहां आज सुप्रीम कोर्ट खुलते ही सबसे पहली हियरिंग अतीक अशरफ को लेकर के रखी गई, जहां योगी सरकार द्वारा जो है एक रिपोर्ट सौंप दी गई है कि वो इसमें अब तक क्या क्या छानबीन कर चुके हैं और किन किन पहलुओं पर वो जोर दे रहे हैं। इन बातों को सुप्रीम कोर्ट में आज योगी सरकार द्वारा रखा गया है, जहां ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि अतीक अशरफ हत्याकांड का लाइव टेलीकास्ट जो कराया गया उस पर आप लोग कहां तक पहुंचे हैं। जहां सीजीआई ने कड़े अंदाज में ये सवाल पूछा तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो टेबल पर रख दी और उस टेबल पर रखी गई रिपोर्ट में जब ये दावा किया गया कि जब अतीक अशरफ को हम लोग स्टेशन से लेकर के हॉस्पिटल जा रहे थे तब 10 से 15 मिनट तक कुछ गाड़ियों ने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया था और वो लोग घात लगा करके हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए थे। अब जब ये दावे खासतौर पर रखे गए हैं योगी सरकार द्वारा तो सवाल साफ तौर पर यह पूछा गया कि जब वो लोग पीछा कर रहे थे तो आप लोगों ने अतीक अशरफ को वहां उतारा क्यों, और जो छानबीन की गई उसमें खुद पुलिस की कार्रवाई पर आपको यकीन क्यों नहीं था और इसमें स्पेशल जज को क्यों छानबीन के लिए लगाया गया, जहां स्पेशल जज ने पुलिस की कार्रवाई पर ही जो सुधार कमेटी थी उस पर सवाल खड़े कर दिए। इन तमाम पहलुओं पर जो है आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरीके से बयानबाजी देखने को मिली और कौन से वो 10 पॉइंट हैं जिन्हें योगी सरकार ने तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के पास भेज दिया है। और अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो अतीक अशरफ हत्याकांड में जारी रहेगी। पर आज क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस हिरासत में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका के जवाब में पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विशेष सचिव गृह विभाग द्वारा हलफनामा दायर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त आदेश में 28 अप्रैल 2023 को अदालत में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई की मौत के साथ साथ पूर्व घटना जिसमें उसके बेटे को भी पुलिस की जवाबी गोलीबारी में मौत के घाट उतार दिया गया था, इसकी भी जांच के लिए कदम उठाए गए हैं। जानकारी देने के लिए कहा था। इसने यह भी जानना चाहा कि विकास दुबे मुठभेड़ मामले की जांच करने वाली जस्टिस बीएस चौहान समिति द्वारा की गई पुलिस सुधार सिफारिशों के अनुसार क्या कदम आप लोगों ने उठाए हैं। हलफनामे में अतीक अहमद और उसके भाई के हिरासत में रहने के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया गया है। बताया जाता है कि 15 अप्रैल को आरोपियों को हथियार बरामदगी के लिए थाने से ले जाया गया और करीब 17 असले बरामद किए गए। वापस लौटते समय उन्होंने बेचैनी की शिकायत की और उन्हें रात करीब 10:20 मोतीलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया। मीडिया की टीमें पुलिस की गाड़ियों का पीछा कर रही थी। जैसे ही पुलिस टीम अस्पताल परिसर में कुछ कदम आगे बढ़ी, मीडिया कर्मियों की भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और आरोपियों के बयान लेने के लिए टीम पर हमला कर दिया। आरोपी अतीक और अशरफ रुक गए और मीडिया कर्मियों से बात करने लगे। अचानक भीड़ में से 2 मीडिया कर्मियों ने अपने अपने कैमरे और माइक गिरा दिए, अत्याधुनिक अर्धस्वचालित हथियार निकाल लिए और आरोपियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक तीसरा कथित मीडिया कर्मी भी गोलीबारी में शामिल हो गया और किसी से भी पहले प्रतिक्रिया दे सकते थे। सभी 3 व्यक्तियों ने जाहिर तौर पर मीडिया कर्मियों के भेष में अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी थी, जो मौके पर ही मारे गए। पूरी घटना केवल 9-10 सेकंड तक चली। इस दौरान एक कांस्टेबल और कुछ पत्रकार भी गोली में लगने से घायल हुए।
हमलावरों की पहचान लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी पुराणे और अरुण कुमार मौर्य के रूप में हुई, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद राज्य सरकार द्वारा 16 अप्रैल 2023 को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आदेश का गठन किया गया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस माननीय जज दिलीप बाबा साहेब भोंसले ने की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग तक विस्तारित किया गया। समिति ने कुल 38 गवाहों से पूछताछ की और बढ़ाकर 24 सितंबर 2023 तक कर दिया है। इसके अलावा प्रयागराज के कमिश्नर एडिशनल डीएसपी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें वैज्ञानिक, निष्पक्ष और गहन जांच के लिए डीजीपी यूपी द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीमें द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है। फॉरेंसिक टीम द्वारा अपराध स्थल का पुनर्निर्माण किया गया और 34 चश्मदीदों सहित 78 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। उनके पास से 3 पिस्तौल, मैगजीन और एनसीआर न्यूज चैनल का माइक बरामद हुआ। इसके अलावा फोन की बरामदगी और छर्रों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इस संबंध में शिकायत किए जाने के बाद आयुक्त प्रयागराज द्वारा जांच की प्रगति का विवरण एनएचआरसी को प्रदान किया गया है। घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच भी चल रही है। राज्य उन सुरक्षा चूकों की भी जांच कर रहा है जिसके कारण हमलावरों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और अतीक अहमद पर गोलीबारी की। 4 पुलिस अधिकारियों और शाहगंज के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में हुई पुलिस मुठभेड़ की जांच के लिए माननीय जस्टिस राजीव लोचन मोहरोत्रा की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इससे राज्य में बनाम महाराष्ट्र राज्य में पारित इस अदालत के निर्देश का पूरी तरीके से पालन किया गया है। आरोपियों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया, 5 गवाह नियुक्त किए गए और 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के तहत पोस्टमार्टम भी किया गया। घटना के 24 घंटे के भीतर एनएचआरसी को सूचित कर दिया गया। आईओ ने पुलिसकर्मियों की ग्लॉक पिस्तौल को कब्जे को लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। अपराध स्थल के साक्ष्य एकत्र किए गए और जांच जारी है। इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच हेतु सिटी मजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव को नामित किया गया। बिकरू घटना और उसके बाद विकास दुबे की मौत के बाद इस अदालत द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस सुधारों का सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसने निष्कर्ष निकाला कि जवाबी गोलीबारी के पुलिस संरक्षण पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसने पुलिस और विकास दुबे के बीच गैर कानूनी संगठन को भी उजागर किया है, जिसके कारण बिकारू कांड में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई। एक पुलिस की कानून व्यवस्था एवं जांच शाखा को अलग करते हुए एसपी डीएसपी की नियुक्ति की गई तथा सभी जिलों में क्राइम ब्रांच का गठन किया गया। सभी महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशनों पर जांच इकाइयों का गठन किया गया है। 2 में सभी 7 पुलिस कमिश्नरेट में ज्वाइंट कमिश्नर डीएसपी और ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर नियुक्ति की गई। 3 जनशक्ति सुधार में व्यापक बदलाव 2021 से पुलिस विभाग में विभिन्न स्वर्गों के 10,877 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते अधियाचना भी प्रगति पर है, जहां माध्यम जेल वैन ड्रोन, बॉडी वॉर्न कैमरे, पोस्टमार्टम किट खरीदे गए हैं। इसी के साथ साथ अतिरिक्त फॉरेंसिक लैब कन्नौज, अलीगढ़, गोंडा और बरेली में स्थापित की गई है और 6 में अन्य काम चल रहा है। लखनऊ शहर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर शहर और वाराणसी शहर, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली शुरू की गई है। इसी के साथ साथ योगी सरकार ने कहा कि संगठित अपराधों के जांच के लिए विशेष कार्यबल जो है तैनात की गई है। सभी जिलों में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिलों के डीएसपी पुलिस स्थानीय खुफिया इकाई के पद को भी अपग्रेड किया गया है। पुलिस स्टेशनों में लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की खरीद कर ली गई है और इसका काम चल रहा है। आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी
के लिए सभी पुलिस स्टेशनों को ई अभियोजन पोर्टल पर मैप किया गया है, जो कि योगी सरकार ने अपनी रणनीति को भी इसमें सौंपा है। पर सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है, जहां पहले भी जज ने यह पूछा कि बेचैनी की शिकायत किसने की थी, अतीक ने या अशरफ ने? अगर अतीक ने यह शिकायत की थी तो अशरफ को क्यों साथ में ले जाया गया? और अगर सिर्फ अतीक की इतनी तबीयत खराब नहीं थी तो डॉक्टर को जेल में क्यों नहीं लाया गया? क्यों जेल में ही सारी सुविधा नहीं दी गई? और अगर इतनी बेचैनी थी तो इतनी लंबी परेड क्यों कराई गई? इन तमाम पहलुओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं और सितंबर में अपनी जांच पूरी कर लेने का दावा जो है सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की तरफ से की गई है। और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अतीक अशरफ हत्याकांड की तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी, पल पल के जरिए पल पल की अपडेट देता रहूंगा। शुक्रिया।